My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं जी हाँ डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। जी हाँ, डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम हम ले रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक में हम एक ले रहे हैं कैश का कॉलम, ठीक है। दूसरा ले रहे हैं हम बैंक का कॉलम। दो कॉलम रहे हैं, इसमें हम कैश इन हैंड भी दिखा सकते हैं और कैश एट बैंक भी दिखा सकते हैं। आप जानते हैं कि जो कैश बुक होती है उसकी एक साइड होती है डेबिट, जिसमें की रिसिप्ट्स लिखी जाती हैं, और दूसरी साइड होती है क्रेडिट, जहां की सारी पेमेंट का ब्यौरा होता है। अब डबल कॉलम कैश बुक है, इसीलिए इसके परफॉर्मे को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। सबसे पहले डेबिट साइड में आती है डेट कि ट्रांजेक्शन की डेट क्या है। दूसरे नंबर पे लिया जाता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या लिखा जाता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है या ट्रांजैक्शन किससे लिंक है, किससे रिलेटेड है। उसके बाद है वाउचर नंबर, जिसे हम ब्लैंक छोड़ते हैं क्योंकि अगर कोई बिल या कोई वाउचर भरा गया है तो उस वाउचर का नंबर हमें डालना पड़ता है। एक्चुअली जो प्रैक्टिस के लिए सम होते हैं उसमें मैं इसका वाउचर नंबर वगैरह नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। और अगला कॉलम है मेरे पास लेजर फोलियो का। लेजर में ये एंट्री किस पेज पर आगे पोस्टेड होने जा रही है, इस कंसर्न पर नाम जैसे सुरेश है, सुरेश ने जो कुछ हमें दिया, सुरेश का अकाउंट किस पेज पर है, वो चीज़ हम यहाँ शो कर सकते हैं, लेजर फोलियो नंबर। और फिर कितना कैश है, कितना हमारे पास बैंक बैलेंस है, बैंक का विवरण वो रिसिप्ट का यहाँ लिखा जाएगा। कैश कितना आया वो कैश के कॉलम में लिखा जाएगा। बैंक में कितना पैसा आ रहा है, बैंक में कितने चेक जमा हो रहे हैं, उनसे बैंक का क्या, बैंक बैलेंस क्या है, वो सारा आपका इसमें लिखा जाएगा। यहाँ तक तो थी डेबिट साइड, इसे हम कहते हैं कैश बुक की रिसिप्ट साइड। अब इसके बाद यही साइड दोबारा रिपीट हो रही है, इधर डेट, इस डेट पर पर्टिकुलर्स, इस डेट में पेमेंट करने की डेट आएगी, चाहे पेमेंट आप कैश की करें या पेमेंट आप चेक से करें, बैंक से करें। और ये सेम रिपीट होती है साइड। यहाँ वाउचर नंबर जो कि डिटेल में मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ता जा रहा हूँ। लेजर फोलियो का नंबर, ये एंट्रियाँ आगे लेजर में कहाँ पर जा रही हैं, दूसरे किसी वेरियस अकाउंट्स में कहाँ जा रही हैं, और कैश की पेमेंट कितनी हो रही है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और बैंक में कितने अमाउंट जो है वो बैंक से पेड होके जा रही है, उसका विवरण उस साइड पेमेंट साइड पर आता है। मेरे बच्चों, मैं पहले ट्रांजेक्शन को रीड करना चाहूंगा। पहला है जनवरी 1, कैश इन हैंड, अर्थात हमारे पास कैश कितना है। कैश इन हैंड का मतलब कैश हमारे हाथ में कितना है, कैश हमारे बिजनेस के गल्ले में कितना है, बिजनेस के काउंटर पे कितना है, कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। तो और बैंक का बैलेंस भी दिया गया 12,000। ये हमारे बैलेंस हमारे पास पड़े हुए हैं, कैश के 4,000 पड़े हुए हैं और बैंक में पड़े हुए हैं हमारे पास 12,000। कब पड़े हैं? जनवरी 1 को। जनवरी 1 को, क्योंकि ये बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी है तो इसे ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, टू बैलेंस बीडी। क्या कहते हैं इसे? टू बैलेंस बीडी। अगर हम कैश लगाएं, कैपिटल बन जाए तो वो नया कैश होता है, नई कैपिटल इंट्रोडक्शन होती है, वहां पर हम टू कैपिटल लिखते। लेकिन ये बैलेंस तो हमारे पास ऑलरेडी विद्यमान है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये टू बैलेंस बीडी, बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये 4,000 कैश का है, 12,000 बैंक का है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 जनवरी 4 को हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स को बेचा जा रहा है ताकि कैश आ जाए। जब आप गुड्स को बेचते हैं ताकि कैश आ जाए, यहाँ कैश ने आना है, आना है तो ये रिसिप्ट साइड है। कौन सी साइड है? आना है कैश ने, तो वो रिसिप्ट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि कैश की प्राप्ति की साइड यही होती है, डेबिट है। अर्थात 5 जनवरी को सेल के माध्यम से, 4 जनवरी को सेल के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं 13,200 रुपये, जो मैंने यहाँ रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में शो कर दिए हैं, ठीक है। 5 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, सुरेश से आ रहे हैं 2500 रुपये। अब जनवरी 5 पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में आएगा, रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में आएगा। सुरेश से आ रहा है, सुरेश से कितना आ रहा है? 2500 रुपया। जो पैसा आएगा, कैश आएगा तो कैश कॉलम में जाएगा, कोई चेक आएगा सीधा बैंक जमा होगा, या बैंक में कोई डायरेक्ट डिपॉजिट आएगा तो वो बैंक बैलेंस में आ जाएगा। अब है जनवरी 6 की एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। रवि से एक चेक आया और सीधा का सीधा वो चेक उसी दिन कहाँ चला गया? बैंक में जमा कर दिया। अब जब रवि से चेक आएगा तो जनवरी 6 को रवि से पैसा आएगा, और जब चेक आएगा और बैंक चला जाएगा तो कैश में एंट्री नहीं होगी, उसकी एंट्री हमारे पास होगी बैंक अकाउंट में। हाँ, अगर वो हमारे पास आता और कुछ समय के लिए कैश में ठहरता और फिर हम बैंक जमा कराते तो पहले ठहरने की एंट्री होती और फिर बैंक जाने की। अब चेक आया,
आकर सीधा इमीडिएटली सेम डे बैंक गया तो बैंक कॉलम में अमाउंट बढ़ जाएगा 6400 रुपये, इतना ही चेक आया था। अब एंट्री है जनवरी 7 की, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ। ऑफिस के स्टाफ को सैलरी दी गई 7600 रुपए की बाय चेक। अगर हम किसी को चेक दे दें मेरे बच्चों तो उसकी पेमेंट कैश नहीं निकलती। चेक दिया है सैलरी के लिए तो पेमेंट जाएगी बैंक से। तो आप स्पष्ट रूप से एक्सपेंस को समझ सकते हैं कि हमने सैलरीज दी हैं स्टाफ की, ईएस लगा दीजिए वाई कार्ड की, सैलरीज दी हैं स्टाफ की और वो सैलरीज गई है 7600 रुपए की। बैंक कॉलम में काम करेंगे क्योंकि बैंक से चेक के थ्रू निकला है। कैश होता तो कैश कॉलम में हम लिख देते, यहाँ कैश नहीं था, कैश कॉलम में नहीं आया, कहाँ गया, बैंक कॉलम में गया, ताकि स्पष्ट हो जाए बैंक कॉलम में ही जाएगा क्योंकि चेक से पेमेंट की गई है। जितनी भी पेमेंट चेक से की जाती है वो बैंक को ही कम करती है, वो पेमेंट साइड है, पेमेंट उस तरफ आ रही है। जनवरी 10 की एंट्री है, पेड सुधीर बाय चेक। सुधीर को 5000 का चेक दिया और पेमेंट कर दी। तो यहाँ सुधीर है, सुधीर को पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट की साइड तो क्रेडिट होती है, ठीक है, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। अब चेक से कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम होगा, ये देख लीजिए बैंक के कॉलम में आई है। कैश हो रहा होता तो कैश के कॉलम में लिख देते। आगे समझ। अगली एंट्री है 12 की, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1200 रुपए। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के 1200 रुपए हमने नगद दिए हैं। जनवरी 12 का ट्रांजेक्शन है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के रूप में नगद दिए तो कैश के कॉलम में आएगा और नहीं दिए नगद तो बैंक के कॉलम में आएगा। अब नगद दिए हैं क्योंकि चेक तो दिया नहीं, नगद दिए तो मैं कैश में लिख रहा हूं इसे 1200 रुपए करके। अगली एंट्री है जनवरी 15 की, कैश परचेज किया 8000 रुपए। अब कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं बिजनेस में तो उसे कहते हैं बाय परचेज। पेमेंट जाएगी, गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। अब वो कैश में जा रहा है या चेक से जा रहा है, चेक से तो जा नहीं रहा, ये जा रहा है नगद क्योंकि हमने कैश परचेज किया तो नगद के कॉलम में 8000 रुपए कम हो जाएंगे, पेमेंट साइड में 8000 रुपए दिखाई देंगे कैश के कॉलम में। अगली एंट्री है जनवरी 20 की, कैश सेल किया 15100 का। अब 15100 का कैश सेल किया है आपने, ठीक है मेरे बच्चों। एक एंट्री और भी रह गई है मेरे बच्चों इसमें, वो मैं आपको पहले बता दूं। जनवरी 16 की एक एंट्री रह गई है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश बैंक में जमा किया। हमारे पास है 2 कॉलम, समझने वाली बात है। अब से कॉन्ट्रा एंट्री का प्रभाव समझना है। हमने पैसा बैंक में जमा किया, हम बैंक में जमा करेंगे तो जो ऑलरेडी कैश में हमारे पास पैसा है वो तो कम हो जाएगा। हम अगर बैंक में जमा करते हैं तो पहले हमारे पास हमारी नकदी में पड़ा हुआ पैसा घट जाएगा। कैसे? मेरे कैश के काउंटर पर 10,000 रुपये पड़े हैं, मैं वो 10,000 निकाल लेता हूं गले में से, वो निकाल ली जनवरी 16 को। अब वो निकाल लिए, उससे कैश कम हो गया। अब जब ये कैश कम होगा, ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या आएगा, ये कैश बैंक में चला जाएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यहाँ कॉन्ट्रा प्रभाव है जिसे मैं सी से शो कर रहा हूं आपके सामने बच्चों, ध्यान से समझ लेना है। जब 2 कॉलम हो, कॉन्ट्रा क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है जब बैंक में पैसा जमा कराओ या बैंक से पैसा निकालो तो दोनों ही खाते प्रभावित होंगे। मान लीजिए यहाँ हमें कहा गया कि बैंक में 10,000 जमा किए। अरे बैंक में 10,000 जमा तब होंगे ना जब 10,000 का कैश हमारे पास से जाएगा। यहाँ 10,000 का कैश जाएगा, देखो यहाँ पेमेंट साइड में लिखा है बाय 16 जनवरी बाय बैंक, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री सी, कॉन्ट्रा मतलब डबल प्रभाव वाली एंट्री। अब कैश निकलेगा 10,000 रुपये निकल गया, यही कैश लेके मैं बैंक पहुंच गया 16 तारीख को, जनवरी 16 को मैं बैंक पहुंच गया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा कॉन्ट्रा एंट्री है, ये 10,000 बैंक में जमा कर दिए। याद रखो जब बैंक में जमा करोगे तो हमें लिखना है ट्रांजेक्शन में टू कैश, और जब कैश निकालोगे तो वहां लिखना है बाय बैंक। जी हाँ, कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब बैंक में जमा करो अमाउंट या फिर बैंक से निकालो। यहाँ मैं जब तक कैश काउंटर में से 10,000 नहीं लूंगा, कैश में से 10,000 कम नहीं होंगे तो वो बैंक में जमा कैसे होंगे। कैश में 10,000 कम कर दिए और वही कैश लाके मैंने 16 जनवरी को बैंक अकाउंट में 10,000 जमा कर दिया। ये कॉन्ट्रा प्रभाव था, डबल प्रभाव होता है। अगली एंट्री है 20 की, कैश सेल करी है 15,100 रुपए की। अब कैश सेल करी है 20 तारीख को, नगद में सेल करी है तो नगद तो पैसा आएगा, तो कैश कॉलम में 15,100 रुपया आसानी से लिख सकते हैं। अगली एंट्री है, इसी समय मशीनरी परचेज की है और कैश में पेमेंट दी है 6,800 रुपए की, 6800 रुपए की मशीनरी परचेज की। परचेज में पैसा जाता है और परचेज की है कैश, कोई चेक नहीं दिया, कैश में परचेज किया तो 6800 रुपए कैश के जाएंगे। और आगे ही सेम तारीख को कह रहा है कि मशीनरी की 400 की इंस्टॉलेशन लगाई है, इंस्टॉलेशन उसे स्थापित करने के उसकी इरेक्शन के खर्चे दिए हैं 400 रुपए। आप चाहें तो जनवरी 20 को एक और एंट्री कर दे, बाय मशीनरी कितना 400 रुपए। ये मैंने 6800 रुपए से एंट्री करी है ना, और 400 रुपए से एंट्री करी है आपको दिखाने के लिए, 6800 और 400।
अगर चाहो सेम डेट है, ठीक है, 20 जनवरी को वही और 20 जनवरी को ही, सॉरी 21 जनवरी को, सॉरी 21 जनवरी को है कि हमने 400 रुपये, अगर सेम डेट की एंट्री होती तो मैं 6800 और 400 7200 लिख सकता था। अलग अलग डेट की एंट्री है, 20 को मशीनरी आई, कैश में दिए 6800 रुपये। 21 तारीख को इसकी इंस्टॉलेशन हुई तो उसको मशीनरी की लिखेंगे, मशीनरी की कॉस्ट में ही उसके इरेक्शन चार्जेस ऐड कर लेते हैं। कितनी पेमेंट की? 400 रुपये। ये भी कैश हुई, ये भी कैश हुई, दोनों कैश में दिखा रहा हूँ। हाँ, दोनों ही ट्रांजेक्शन 20 को होते तो 6800 और 400 ऐड करके मैं 7200 लिख सकता था। अब बारी है मेरे पास 22 तारीख की एंट्री की। 22 तारीख को क्या कर रहे हैं? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7500 रुपये। ऑफिस के यूज के लिए 7500 बैंक से निकाले हैं। अगर बैंक से हम निकालेंगे, देखो मैंने कहा था कि जब बैंक में डालें, पैसे जमा करते हैं तब भी, और जब पैसे बैंक से निकालते हैं तब भी कॉन्ट्रा प्रभाव रहता है। अगर मैं बैंक से पैसे निकालता हूं तो मेरा बैंक कॉलम में पैसे घट जाएंगे। ये देखिए 21 जनवरी को, ये 21 नहीं बल्कि 22 जनवरी को है। 22 जनवरी को कैसे, कितना बैंक कॉलम से कितना निकल गया? 7500 रुपये। यही 7500 रुपये यहाँ से अगर निकला है बैंक से, यही 7500 ऑफिस में आके जमा हो गया, किसमें? कैश में। तो जब तक ये बैंक से निकलेगा नहीं, वहां से पेड नहीं होगा, पेमेंट के खाते में नहीं दिखाया जाएगा, तब तक ये पैसा आगे आएगा कैसे? क्योंकि दोहरा प्रभाव रखती है, इसलिए मैंने क्या कि सी डाल देता हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री। अभी समझ, बैंक से तो ये अमाउंट निकल गया पेमेंट साइड से, यही अमाउंट मैंने आगे गले में डाल दिया, दुकान के काउंटर में डाल दिया, ये 7500 रुपये मेरे पास जमा हो गए। ये कॉन्ट्रा प्रभाव था। अगली एंट्री है मेरे पास, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक सेम डे। 23 जनवरी। 23 जनवरी को मेरे को अनिल से एक चेक आया 4600 रुपये का। वो चेक मैंने सेम डे बैंक कर दिया, तो बैंक कॉलम में ही लिख देंगे, इसे कैश में नहीं लिखेंगे, सेम डे बैंक गया है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास 27 तारीख की एंट्री। जो चेक अनिल से आया था वो फेल हो गया, वो डिसऑनर हो गया। अगर कोई चेक आता है और बैंक में जमा होता है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई चेक, ये वाला चेक सेम फेल हो जाए तो उतने से ही बैंक बैलेंस कम हो जाता है। इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट में चेक डिसऑनर। चेक डिसऑनर हो गया, चेक का सम्मान नहीं हुआ, वो फेल हो गया। 4600 रुपये, उतना ही जितना बैंक में जमा हुआ हो उतना ही बैंक से अब निकल रहा है। अब मेरे पास 28 तारीख की एंट्री है, परचेज द कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक 8000 रुपीज। अब एक कंप्यूटर खरीदा और चेक से पेमेंट करी है, पेड बाय चेक, तो 8000 रुपये बैंक बैलेंस में कम हो रही है। आई समझ? अगर कैश करते तो कैश कॉलम में आता, अब कर रहे हैं बैंक से पेड, इसलिए कहाँ आएगा? बैंक में लिखा जाएगा। अब बारी आती है, दान दिया 120 रुपये का, चैरिटी दान देना है। 30 तारीख को अगर चैरिटी आपने दी है, आपके पास 120 रुपये की पेमेंट कैश में से चली गई है, क्योंकि आपने नगद दिए हैं। उसके बाद लास्ट एंट्री है, बैंक में जमा किए 12000 रुपये। अगर बैंक में जमा किए हैं तो मैंने कहा ना, बैंक में जमा कराते हैं या बैंक से निकालते हैं तो कॉन्ट्रा प्रभाव होता है। अब बैंक में जमा किए हैं तो कैश से तो निकलेंगे, हमारे पास से कैश घटेगा। अब इसी कैश को लेकर हम कहाँ जाएंगे? बैंक में जमा करने। तो बैंक में कैश जमा होगा, कैश में से 12000 कम होंगे, बैंक में 12000 जमा होंगे। इनके आगे भी सीसी लिखा हुआ है, यानी कि ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है वो देखिए। इस तरफ का टोटल लगाया, कैश हमारे पास इस पर्टिकुलर पीरियड जनवरी में कितना आया? 42300। फिर इधर का टोटल लगाया, बैंक बैलेंस हमारे पास कितना आ गया? 43000। अब खर्चे कितने हो गए? कैश कितना दे चुके हैं हम इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर? 38520। अब इधर बैंक में कितने हमने खर्चे कर दिए हैं? बैंक में कर दिए हैं इसी पीरियड में 32700। अब देखिएगा 42300 हमें पूरे मंथ में आया है। 45000 पूरे मंथ में बैंक का बैलेंस बना है जमा होने से। कैश निकला है इस पर्टिकुलर पीरियड में 38520 और यहां निकला है बैंक से 32700। अब क्योंकि कैश आया ज्यादा है, ये देखिए कैश का ये वाला कॉलम बड़ा है, यहाँ आया है कैश 42300, खर्च हुआ है 38520, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कैश का बच जाएगा। इस आमदनी में से इस पेमेंट को घटा देंगे तो हमारे पास बैलेंस रह जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 3780 कैश का बैलेंस रह गया। बैंक में आए हैं 45000, 45000 पेमेंट हुई है 32700 की, तो बैंक का बैलेंस कितना रह रहा है? इसमें से उस अमाउंट को खर्चे को माइनस कर दीजिए, बैंक का रह रहा है 12300 बैंक का बैलेंस रह रहा है। इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डाउन। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। समझने के लिए थैंक यू वेरी मच।